हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ एजेंसी के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने और वीडियो नहीं देखी है लॉ की, तो प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं कि ये एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में एजेंसी ये जो मतलब है ये क्या है। देखो, सेक्शन 182 में ये बता रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। पहले तो एजेंट का मतलब क्या होता है। एजेंट का मतलब ऐसा पर्सन जो कि एम्प्लॉय करा गया है टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, जो किसी और के लिए काम करेगा, उसे क्या बोला जाएगा? एजेंट। या फिर किसी और को रिप्रेजेंट करेगा इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन, कि जो पर्सन किसी थर्ड पर्सन से डील करता है तो उनको रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट करना मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो मोदी जी के साथ बहुत सारे चलते हैं लोग, वो मोदी जी को रिप्रेजेंट करते हैं विदेश में जाके, है ना। जैसे कि अजीत डोवल, वो क्या करते हैं? मोदी जी को रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन में जाके। बहुत सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं जो कि अलग अलग, जैसे कि आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस में कई सारे लोग बैठे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंट्री में खेल रहे हैं विराट कोहली, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंट, जो थर्ड पर्सन से डील करते हैं। जैसे कि अगर एक पर्सन किसी थर्ड पर्सन डील करेगा, क्रेडिटर से डील कर रहा है, तो क्रेडिटर से डील करवाने के लिए एक बंदा है जो उसको रिप्रेजेंट करेगा एक, तो दैट इज एजेंट। क्लियर हो गया? तो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। भाई, जिसके लिए काम कर रहा है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप बन जाता है, जहां पर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रिलेशनशिप बनता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। समझ आ गई बात? एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इसे बोला जाता है जहां पर प्रिंसिपल और एजेंट का एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो जहां पर एजेंट की ड्यूटी होती है कि लीगल रिलेशनशिप निभाना ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल विद थर्ड पार्टी। जो भी थर्ड पार्टी से डील करेगा प्रिंसिपल, उसमें उनके लिए लीगल रिलेशन बनाना। अल्टीमेटली प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल होगा सारे एक्ट एजेंट जो भी परफॉर्म करेगा उसके लिए, क्योंकि एजेंट का काम है सिर्फ उसको बिहाफ पे काम करना। रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल ही होगा। अगर हम समझे एजेंशियल क्या होते हैं वैलिड एजेंसी के, तो देखो क्या क्या होते हैं। पहला है, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड द एजेंट। पहले तो भाई एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, बिकॉज बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये आपको भी पता है। एग्रीमेंट बस उसके बाद हमने समझ लिया एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। उसके बाद द एजेंट मस्ट एक्ट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। एजेंट को भी एक्ट करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के हिसाब से। मतलब कि अगर कोई पर्सन प्रिंसिपल है और वो थर्ड पर्सन से डील करता है, मान लो क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर से डील करता है तो मेरे भाई, अब उसने एजेंट अपॉइंट कर लिया तो एजेंट को रिप्रेजेंट बन के काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस चुपचाप बैठा रहे। तो उसके बाद पावर होनी चाहिए कि वो बाइंड कर सके प्रिंसिपल को अपने एक्ट से। ठीक है ना। द प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब बहुत ही साउंड माइंड का होना चाहिए। माइनर ना हो, मेजर हो, 18 साल से ऊपर हो। लेकिन एजेंट को कॉम्पिटेंट होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो एजेंट है, काम तो प्रिंसिपल ही एक्चुअल में प्रिंसिपल के लिए कर रहा है, और रिस्पॉन्सिबल भी प्रिंसिपल ही होगा, एजेंट नहीं होगा। तो एजेंट कोई भी हो, चाहे माइनर हो, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो कोई, जिम्मेदार तो प्रिंसिपल ही रहेगा ना हमेशा। जिम्मेदारी तो प्रिंसिपल के ऊपर ही है। हाँ, अगर माइनर है तो भाई प्रिंसिपल कभी भी उससे रिकवर नहीं कर सकता कोई कंपनसेशन। अगर कोई इनकम्पिटेंट एजेंट है और वो गलत काम करता है, मिसकंडक्ट करता है कोई, तो प्रिंसिपल के पास कोई हक नहीं है कि कोर्ट में जाके उसके ऊपर केस कर दे, कंपनसेशन दो मुझे। ठीक है ना। पांचवा पॉइंट है, कंसिडरेशन इसमें नेसेसरी नहीं होती ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में तो कंसिडरेशन होती है, बट इस ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होती। हाँ, लेकिन नॉर्मली कंसिडरेशन पे करना पड़ता है एजेंट को, ये पक्की बात है। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा जरूरी नहीं कहा गया। अब समझते हैं क्रिएशन कैसे होता है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे होता है।
तो पहले तो मैं आपको वही बता चुका हूँ कि एजेंट का मतलब क्या होता है। देखो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस सारे नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म। एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन रिलेशन विद थर्ड पार्टी। ये तो याद हो गया, बहुत ही डेफिनेशन मैं जानता हूँ। पर्सन हुम सच एक्ट इज डन, प्रिंसिपल कहते हैं उसे। और जब कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप बना देता है प्रिंसिपल एजेंट को, उसे एजेंसी बोलते हैं। अब क्रिएशन कैसे होता है? दो तरीके से होता है ज्यादातर। एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जहां पर एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो रखा है, चाहे ओरल या रिटर्न, ज्यादातर वो रिटर्न में ही होता है। तो जिसकी वजह से आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी आ जाती है, यानी कि उसके बिहाफ पे काम करने की पावर, अटॉर्नी से बोलते हैं। तो उसके बाद पावर आ जाती है बिहाफ पे काम करने की, जहां पर वे प्रिंसिपल से ऑथराइज हो जाता है एजेंट कि वो काम करे प्रिंसिपल के बिहाफ। उसके बाद एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इम्प्लाइड एग्रीमेंट भी हो सकता है, जहां पर एक्चुअल में एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ, बट एग्रीमेंट मान लिया गया। तो वो तीन तरीके का होता है। एजेंसी बाय एस्टोपल, नेसेसिटी, होल्डिंग आउट। बड़ा सिंपल है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो एस्टोपल का मतलब होता है कि बेसिकली आपने, प्रिंसिपल ने ये थर्ड पार्टी को बिलीव करा दिया कि देखो भाई सुनो मेरी बात, ये मेरा एजेंट है। एक्चुअल में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, बट आपने बिलीव करा दिया कि बिलीव दैट सर्टेन पर्सन इज ऑथराइज्ड एजेंट। तो फिर एजेंट मान लिया जाएगा, उसे बोलते हैं एजेंट बाय एस्टोपल। एजेंसी बाय नेसेसिटी का मतलब जहां पर कुछ सरकमस्टांस ऐसे आ गए कि एजेंट की तरफ से काम करना पड़ गया। तो अगर कोई ऐसा सरकमस्टांस है कि पर्सन जो है एजेंट की तरह काम कर रहा है विदाउट हिज एक्सप्रेस अथॉरिटी, कुछ उसने कहा नहीं है लेकिन काम करना पड़ रहा है, तो वो भी एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट का मतलब हो गया कि जहां पर प्रिंसिपल ने उसको होल्ड कर दिया, कि उसने कहा कि भाई आप मेरे एजेंट बनो, by his active conduct and without any objection permits another to act as his agent। कि दूसरों को कह दिया कि विदाउट एनी ऑब्जेक्शन आप मेरे लिए काम करो, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन आपने परमिट कर दिया कि आप मेरे लिए काम कर सकते हो। और तो उसे बोला जाएगा होल्डिंग आउट, आपने होल्डिंग आउट कर दिया उसे। तो एजेंसी इज द रिजल्ट ऑफ प्रिंसिपल कंडक्ट एज टू एजेंट, उसने कहा कि आप मेरे लिए काम करो। ठीक है, समझ आ गई बात? तो उसे बोलेगा होल्डिंग आउट। उसके बाद एजेंसी में रेटिफिकेशन भी होता है। मतलब रेटिफिकेशन का मतलब हो गया कि मतलब आपके लिए वो काम कर रहा था लेकिन कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, कंफर्म भी कर लिया कि ये यार मेरे लिए काम सही कर रहा था। मतलब एक बंदा आपके लिए काम कर रहा है लेकिन आपके नॉलेज में नहीं था, लेकिन आपको जो पता चला है और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसे बोला जाएगा वो एजेंट आपने बना लिया। उसे बोला जाएगा एजेंट बना लिया। तो क्या बोलेंगे उसे? रेटिफिकेशन। क्या बोलेंगे? रेटिफिकेशन। जहां पर आपने कंफर्म कर लिया जो उसने काम कर रखा था। तो वही लिखा हो ना, कंफर्मेशन ऑफ एन एक्ट विच हैज ऑलरेडी बीन डन। उसके बाद आता है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के थ्रू एजेंट बन गया वो। जैसे कि कोई पार्टनरशिप फॉर्म हुई, तो हर एक पार्टनर को पता है कि एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है। तो वो एजेंट अपने आप बन गया पार्टनर फिर। या फिर कोई कंपनी फॉर्म हुई, प्रमोटर बना, तो प्रमोटर एजेंट माना जाता है कंपनी का, तो वो एजेंट अपने आप बन गया। समझ आ गई ना बात? अब एजेंट कितने तरीके के होते हैं? ये बड़े सारे एजेंट होते हैं। आपको मैं सिर्फ तरीके समझा रहा हूँ, पढ़ सकते हो आप नोट से। मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देखो स्पेशल एजेंट मतलब जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए काम करते हैं, एक काम के लिए बुलाएगा कि भाई इस एरिया में काम करना है, उसे बोला जाएगा स्पेशल एजेंट। यूनिवर्सल एजेंट का मतलब जो कि हर जगह काम करते हैं, हर तरीके के काम कर सकते हैं। कि अगर कोई प्रिंसिपल मान लो कि कोई कंट्री छोड़ के गया, तो उसने एजेंट अपॉइंट कर लिया कि वो सारे काम करेगा उसके बिहाफ पे। और उसके बाद काफी एक्सटेंसिव राइट होते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल। जनरल एजेंट का मतलब भी लगभग वही होता है यूनिवर्सल जैसा, कि वो जनरल अथॉरिटी उसके पास होती है कि वो सारे काम कर सकता है, लेकिन रिलेटेड टू बिजनेस इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल। को एजेंट का मतलब होता है जो एक से ज्यादा बंदे काम करते हैं एक साथ, ज्वाइंट काम करते हैं, तो दैट इज को एजेंट्स। सब एजेंट का मतलब कि जो बंदा, एक एजेंट है, मान लो कि एक बंदा है, उसने अपने नीचे एक और एजेंट रख दिया, तो वो सब एजेंट बोला जाएगा। फैक्टर का मतलब भी मर्सेंटाइल एजेंट कहते हैं ऐसे, जो कि गुड्स सेल करता है किसी के बिहाफ पे, प्रिंसिपल के। तो उसके पास सारी अथॉरिटी होती है पूरे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से गुड्स को सेल करना। फैक्टर बोला जाता है। कमीशन एजेंट जो कमीशन के लिए काम करते हैं, ठीक है।
और ब्रोकर का मतलब होता है जो बेसिकली कमर्शियल एजेंट होते हैं, जो कि मिडल मैन करते हैं, जो कि बायर और सेलर को मिलवाने का काम करते हैं। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? ब्रोकर। ब्रोकर क्या करते हैं? इनको मिलवाने का काम करते हैं, फिर बीच में कमीशन खाते हैं। ठीक है। ऑक्शनर का मतलब वही होता है कि एक तरह का मर्सेंटाइल एजेंट ही होता है ये, जो कि बेसिकली अपॉइंट कर जाता है गुड्स को सेल करने के लिए, लेकिन बेसिकली ये ऑक्शन करवाता है, यानी कि बोली लगवाता है, बिड करवाता है। तो बोली लगवाई जाती है तब गुड्स बेचे जाते हैं। फिर डी क्रेडिटरी एजेंट भी मर्सेंटाइल एजेंट ही होता है बेसिकली, बस ये क्या करता है, आपको गारंटी कर देता है कि आपको साथ में ड्यू भी, पेमेंट जो आपको पेंडिंग है वो भी आपको दिलवा के देगा गुड्स बेचने के साथ साथ। समझ आ गई बात? उसके लिए वो एक्स्ट्रा कमीशन लेता है। अब बात करते हैं एजेंट की ड्यूटीज, राइट्स क्या क्या होती है। तो देखो, एजेंट की ड्यूटी क्या होती है कि ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, अपनी ड्यूटी किसी और को ना दे, बांटे ना। ड्यूटी ऑफ ओबीडियंस, अच्छे से निभाए, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है आपको उसको अच्छे से निभाना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई लॉस हो गया तो भाई दिक्कत आ जाएगी फिर एजेंट की। तो 2 लाइन 2 11 में बता रखा है उस सेक्शन। ड्यूटी टू अकाउंट, कि कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट ना करे, अगर कर रहा भी है तो वो हर चीज बताए, अपने सारे रिकॉर्ड रखे अपने पास। ठीक है, बात समझ रहे हो? अपने सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, एक्यूरेट अकाउंट्स मेंटेन करे ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, सारा दिखाए। और उसके बाद ड्यूटी ऑफ केयर एंड स्किल। केयर एंड स्किल का मतलब यहाँ पर क्या है? मतलब कि जो काम दिया गया है भाई उसको, कि वो पूरी शिद्दत से उसको निभाए, बहुत ही रीजनेबल केयर करे उस काम का, स्किल जो भी है उसके पास, ठीक है उसकी। तो उसको एग्जामिन करा जाता है बहुत ही पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस। तो ये ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रोफेशनल पर्पज से वो काम करे तरीके से, क्योंकि फिर वरना उसको डैमेजेस बहुत होएंगे कोर्ट में जाके, अगर कह दिया कि नेगलिजिबल क्लेम्स फिर करने पड़ सकते हैं उसके खिलाफ। तो वो हर काम को अच्छे से निभाए। लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब बहुत ही तरीके से, शिद्दत से, वफादारी से काम करे, मतलब समझ रहे हो? वफादारी से काम करे। तो ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, कोई ऐसा नहीं है कि बस सीक्रेट प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, सेक्शन 270 में आते हैं, 216 में, ठीक है। क्योंकि हमारा फ्यूडिशरी रिलेशनशिप होता है। फ्यूडिशरी का मतलब होता है क्या है यहाँ पर? मतलब जिम्मेदारी वाला रिलेशन है, जिम्मेदारी वाला, है ना? क्योंकि आपका एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल तो प्रिंसिपल ही होगा, तो जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। तो इसलिए ड्यूटी आपकी यही है कि सीक्रेट प्रॉफिट ना करो चक्कर में, क्योंकि आपको पता है ड्यूटी, आपको पता है रिस्पॉन्सिबल तो प्रिंसिपल ही है, मैं जो मर्जी करूँ। तो इसलिए जो भी अगर कोई अंधा खासे कोई कमीशन खा रहा है, कुछ प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये ना करे वो विदाउट प्रायर नॉलेज। नॉलेज वरना दे प्रिंसिपल को, वरना बताए उसके बारे में। इसलिए तो हमने पढ़ा था वो ड्यूटी टू अकाउंट में। परफॉर्मेंस विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करे, क्योंकि यहाँ पर तभी उसको अच्छे से रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, वरना डिसऑनेस्टी काम करेगा तो उसको रेंट सर्विस का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा उसकी। कम्युनिकेशन करे प्रिंसिपल के साथ साथ, सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करे अच्छे से। कुछ भी इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं तो वो भी अच्छे से ले। सेपरेट अकाउंट बनाए, अपने अकाउंट में मिक्स ना कर दे, जो प्रिंसिपल के जो भी, मान लो कि गुड्स सर्विस है, कुछ भी उससे लेना देना वो ट्रांजेक्शन है, वो अपने अकाउंट में मिक्स ना करे, उसका अकाउंट सेपरेट बनाए प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल का कोई भी आपको लेना देना है जो उसने कहा गया है, उसका एक अकाउंट अलग बनाए। अब राइट समझते हैं, ये तो हमने समझे ड्यूटी क्या होती है, कि ड्यूटी सीक्रेट प्रॉफिट ना करे, अच्छा खासा रिकॉर्ड्स बनाए, अच्छे से काम करे, वफादारी से काम करे। अब ड्यूटी राइट्स क्या है? राइट उसका ये है कि रेमुनरेशन ले, 219 और 220 में बता रखा है कि रेमुनरेशन लेना उसका राइट है यार, वो ले सकता है अगर कह रखा है तो। ठीक है ना? उसका काम है कि भाई रेमुनरेशन ले, रिसीव रेमुनरेशन, कि वो एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो उसके रेमुनरेशन लेना उसका राइट है, हक है उसका। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू क्लेम रेमुनरेशन विल अराइज ओनली व्हेन इज कैरी आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ, अगर बीइंग, देखो देखो वही लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में वो रेमुनरेशन ले सकता है, अगर वो मिसकंडक्ट होके कोई काम ना करे, गलत काम ना करे, तब वो रेमुनरेशन लेता है। अगर कोई गलत काम करेगा तो रेमुनरेशन का उसका कोई हक नहीं लेगा। समझ रहे हो बात को? हालांकि हमने समझा था कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होता, बट कंसिडरेशन लेना उसका हक है। नेसेसरी नहीं है, बट हक है, क्योंकि अगर कह रखा है तो हक है। कंपनसेशन लेना, कि अगर कोई उसको इंजरी होगी प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस की वजह से, तो प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस में कुछ गलती होगी, तो भैया उसको इंजरी, उसका भुगतान लेना उसका हक है। 225 बता रखा है।
राइट टू क्लेम रिम्बर्समेंट, वही भुगतान लेना, एक्सपेंसेस अगर कोई हो गए तो उसको भुगतान लेना, कोई अगर कोई उसको एक्सपेंसेस करने पड़ गए प्रिंसिपल के चक्कर में, तो उसको भुगतान लेना उसका हक है कि भाई पैसे दे मुझे इस चीज के, मैंने भाई गुड्स पे फालतू खर्चा कर दिया तेरे चक्कर में, मुझे पैसे कौन देगा। राइट ऑफ लीन 221 में बता रखा है। लीन का मतलब क्या होता है, रिटेन कर लेना गुड्स को। तो अगर कोई रिटेन करना उसका हक है। मान लो कि गुड्स अगर अभी बिक नहीं रहे हैं तो उसको रख लेगा, अपने पास रख लेगा प्रिंसिपल के बिहाफ पे, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब तक कि जहाँ मान लो कि पेमेंट नहीं आ पा रही, मान लो कि प्रिंसिपल की कोई पेमेंट नहीं दे रहा कोई थर्ड पार्टी, तो वो गुड्स एजेंट अपने पास रख सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, जब तक भी पेमेंट नहीं मिल जाती। राइट ऑफ इंडिमिनिफाइड, इंडिमिनिफाइड मतलब वही वही होता है ना, कि अगर कोई लॉस उसका जो हो गया उसका भरपाई करना, भरपाई वगैरह भी आप, एजेंट हैज अ राइट टू बी इंडिमिनिफाइड बाय द प्रिंसिपल, अगर कोई प्रिंसिपल गलती करता है तो वो कर सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे कि एक सलीम ब्रोकर है पटना का, बाय द ऑर्डर ऑफ एम एन मर्सेटाइल देयर कॉन्ट्रैक्ट विद, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया चमन भाई के साथ फॉर द परचेज ऑफ 10 कैश ऑफ ऑयल फॉर अहमद। तो सलीम ने कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया सलम भाई के साथ, ठीक है, 10 कार परचेज करने के लिए ऑयल के। तो लेकिन अहमद ने उसके बाद रिफ्यूज कर दिया ऑयल लेने से, और चमन भाई ने केस कर दिया सलीम के ऊपर। चमन भाई ने केस कर दिया सलीम के ऊपर, क्योंकि सलीम तो बीच में ब्रोकर था, दल्ला था बीच में, तो उसने करवाया था केस, उसने मतलब कॉन्ट्रैक्ट करवाया था। तो सलीम ने क्या करा, सलीम ने तो केस करवा दिया कि भाई सलीम ने अहमद को, सलीम ने अहमद को बताया कि भाई देखो ऐसा है, देखो बात सुन। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि देखो, सलीम ने सलीम ने अहमद के ऑर्डर पे कॉन्ट्रैक्ट रहा चमन भाई के साथ, ठीक है, कि परचेज करने का 10 कास्क ऑयल, बट अहमद ने इसके ऊपर रिफ्यूज कर दिया, मैं लेता नहीं ऑयल। तो सलीम ने फिर इन्फॉर्म करा कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, सलीम इन्फॉर्म अहमद ने। लेकिन सलीम ने उसके में फिर डिफेंड करा, और अनसक्सेसफुली सलीम को डैमेजेस पे करने पड़ गए। हालांकि सलीम का कोई पर्पस नहीं था, सलीम ने तो वही काम करा जो अहमद ने किया था। तो अहमद को फिर बाद में, अहमद को लाइबल हुआ कि सलीम को वो डैमेजेस कॉस्ट एक्सपेंसेस जो भी उसको बियर करने पड़े, सलीम को वो बियर करना पड़ेगा, बिकॉज गलती अहमद की है। तो इसे बोलते हैं इंडिमिनिफाई, कि जो बेसिकली डैमेजेस जो भी हुए प्रिंसिपल के चक्कर में, वो पे करना पड़ेगा फिर आपको, एजेंट एजेंट को। 222 बता रखा है। राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन, लीन कर लेना, पोजेशन अपने पास रख लेना, रिटेन करके रख लेना, दैट इज लीन, रिटेन द प्रोफेशन। तो पोजेशन मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, वो लीन कर सकता है अपने पास, जब तक कि कोई मान लो कि कोई कमीशन, कोई अमाउंट ड्यू है कमीशन की, मान लो कमीशन नहीं दी प्रिंसिपल ने, डिसबर्समेंट है, कोई सर्विस अभी पे नहीं करी गई है, उसको पैसा नहीं पे करा गया, तो वो लीन कर सकता है। ये तो हमने समझ लिया एजेंट का राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है। अब हम समझेंगे प्रिंसिपल के राइट और ड्यूटी क्या है। प्रिंसिपल के क्या क्या है, यार बड़ा सिंपल सा है, अभी हमने समझा तो सही। जो आपको बड़ा समय समझ में आ जाएगा, जो भी लिखा था इंडिविफाई करना, वो इसकी ड्यूटी है प्रिंसिपल की। जो उसके राइट थे इसकी ड्यूटी बन गई। ड्यूटी क्या है, इंडिविफाई करना एजेंट का, जो पीछे लिखा था वही। कंपनसेट कर देना, कोई अगर उसको इंजरी होगी तो वही लिखा था कंपनसेशन, देखो लिखा हुआ था, राइट टू, राइट ऑफ कंपनसेशन, वही ड्यूटी बन गई ना। सिंपल है ना, इंजरी कोई होगी उसको, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाय एजेंट, तो ये भी इसकी ड्यूटी है कि कोई ऐसा मिस रिप्रेजेंटेशन ना करे, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन कैरिड आउट और फ्रॉड कमिटेड बाय एन एजेंट एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हैज द सेम इफेक्ट on agreement by such agent. So if such representation has been made by the principal, तो प्रिंसिपल को शैल बी लाइबल, अगर प्रिंसिपल अगर कोई मिस रिप्रेजेंट करता है, कुछ गलत आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, बोल कुछ और रहा है कर कुछ और रहा है, तो गड़बड़ होगी ना, तो फिर प्रिंसिपल है आपका लाइबल होगा। तो जैसे कि अगर कोई प्रिंसिपल बिजनेस के पर्पज से कुछ गलत बता देता है, द एक्ट मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ एजेंट अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी में काम कर रहा है वो, ठीक है, और एजेंट अच्छे से काम कर रहा था बट प्रिंसिपल ने कुछ गलती करी है, फ्रॉड करा है, तो फिर लाइबल होगा। तो ड्यूटी इसकी यही है कि सही से काम करे। राइट्स क्या है कि वही कैंसिल कर सकता है वो जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 211 बता रखा है कि वो जब चाहे प्रिंसिपल में कैंसिल द ट्रांजेक्शन इफ द केस शोज आइदर दैट मैटिनी हैज बीन डिसऑनेस्टली हेडेड बाय द फर्म बाय द एजेंट।
मतलब कि अगर कोई भी आपको लगता है, प्रिंसिपल को लगता है कि एजेंट कोई फ्रॉड कर रहा है, ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, तो कभी भी उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। ठीक है, कि वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तो उसका सबसे बड़ा राइट है। वही लिखा हुआ है, अगर कोई एजेंट काम कर रहा है अपने हिसाब से विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से पूछ भी नहीं रहा है, और मटेरियल विद ऑल मटेरियल फैक्ट विच हैव कम टू हिज ओन नॉलेज, अगर सारे आपको लगता है कि प्रिंसिपल को लगता है कि सारे मटेरियल फैक्ट उसके पास है, और तो प्रिंसिपल कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, बेनिफिट क्लेम कर सकता है वो। अगर कोई एजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस करी जा रहा है अपने हिसाब से, तो भाई वो एजेंट से बेनिफिट क्लेम कर सकता है, अगर उसको कोई बेनिफिट हो गया एजेंट को उस चक्कर में। रेटिफाई कर सकता है। रेटिफिकेशन का मतलब क्या था, कि उसको प्रिंसिपल बना लेना, एजेंट बना लेना, है ना। रेटिफिकेशन का मतलब ये था। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, तो यहाँ पर ही वही मतलब है कि वेयर एक्ट आर डन विदाउट नॉलेज ही मे इलेक्ट टू रेटिफाई और टू गिव रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू सच। तो वो कह सकता है कि भाई जो भी आपने वो एक्ट करे उसको रेटिफाई करवा सकता है कि हाँ ये ठीक है। ठीक है, टू रिवोक और टू टेक बैक एजेंट अथॉरिटी, वही उससे वापसी ले सकता है सारी अथॉरिटी कभी भी किसी भी वक्त। अकाउंट डिमांड कर सकता है, जो वो अकाउंट बनाता है आपको पता है। रेमुनरेशन रिफ्यूज कर सकता है अगर वो मिसकंडक्ट करता है, ये आपको पता है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है टर्मिनेशन। एजेंसी कैसे टर्मिनेट होती है, बड़ा सिंपल है यार, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। एक होता है बाय एक्ट ऑफ पार्टी, एक होता है ऑपरेशन लॉ। कि पार्टी कैसे करती है, एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, अगर एग्रीमेंट कर सकती है, एनी एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर वो म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेंगे हमें खत्म करना है तो खत्म हो जाएगा। या फिर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इजाजत है कभी भी उसकी अथॉरिटी एजेंट से ले सकता है, तो जैसे अथॉरिटी लेगा उसी टाइम उसका रिवोकेशन खत्म हो जाएगा। और रिवोकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो द एजेंसी स्टैंड टर्मिनेटेड फ्रॉम टाइम सच रिवोकेशन इज इफेक्टिव, अगर उसे जैसी अथॉरिटी ले ली गई खत्म। ठीक है, लेकिन इसमें दो पॉइंट है, जैसे कि अगर कोई कंटिन्यूस एजेंसी है तो वो इट कैन बी टर्न बाय रिवोकेशन ओनली ऑन द फ्यूचर। मान लो कि अगर कोई एजेंसी ऐसी है कि भाई फ्यूचर तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, 1 साल 2 साल कंटिन्यूस बेसिस चलेगा, तो फ्यूचर में ही फिर वो रिवोकेशन हो सकता है, रिवोकेशन एकदम से नहीं हो सकता। तो ये चीज है, कंटिन्यूस एजेंसी में आप रिवोकेशन एकदम से नहीं कर सकते जब तक कि पूरा एजेंसी कंटिन्यूस वाली खत्म नहीं होती। और एनी एजेंसी विच इज क्रिएटेड ऑन फिक्स पीरियड, अगर कोई एजेंसी फिक्स पीरियड थी तो फिक्स पीरियड के बाद ही रिवोकेशन हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद अगर रेनोकेशन बाय द एजेंट, एजेंट भी कभी बार खत्म कर सकता है, तो इट इज द टर्मिनेशन एजेंसी एट द इंस्टेंस ऑफ एजेंट। अगर वो चाहता नहीं है एजेंट में काम करूं प्रिंसिपल के साथ, तो वो खत्म कर सकता है, वो कह देगा कि भाई मैं रेनोकेशन कर देगा, तो उसे कहते हैं रिनाउंस करना। तो वो कह देगा कि भाई मुझे रीजनेबल नोटिस देके कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना, खत्म बात। तो लेकिन ही अदरवाइज ही इज लाइबल टू कंपनसेट द प्रिंसिपल फॉर एनी लॉस ड्यू टू रिन्यूकेशन। अगर कोई प्रिंसिपल को लॉस हो गया उसके चक्कर में, मान लो बीच में छोड़ के भाग गया, तो उसको फिर कंपनसेशन देनी पड़ेगी, कंपनसेट करना पड़ेगा। समझ आ रही बात। ऑपरेशन ऑफ लॉ में आप समझ ही पा रहे होगे कि भाई अगर मान लो कि बिजनेस ऑफ एजेंसी ही खत्म हो गया, एजेंसी का बिजनेस ही खत्म हो गया, तो फिर आपका अपने आप ही टर्मिनेट हो गया ना। मान लो उसका बिजनेस ही खत्म हो गया, so where an advocate is appointed to appear a suit, so his authority come to end। मान लो कोई एडवोकेट अपॉइंट कर दिया उसके खिलाफ केस करने के लिए या फिर बिजनेस खत्म करने के लिए, तो अथॉरिटी उसकी खत्म हो गई। टाइम एक्सपायर हो गया, मान लो फिक्स पीरियड का था, 1 साल का रखा था, तो 1 साल खत्म, काम खत्म। प्रिंसिपल की डेथ होगी या एजेंट की डेथ होगी उसी टाइम खत्म हो जाएगा जैसे। या फिर इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, इसका क्या मतलब है, मान लो कि वो सनकी हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया। हमने समझा था ना कि प्रिंसिपल को तो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और मेजोरिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रिंसिपल और एजेंट में से कोई भी अनसाउंड माइंड हो गया, तो उसी की वजह से एजेंसी एकदम ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंसॉल्वेंसी भी हो सकती, अगर प्रिंसिपल जैसे ही इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे खत्म हो गए, उसके बाद इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसी टाइम खत्म। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि कोई अगर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए कोई एजेंसी बनाई गई थी और वो प्रॉपर्टी ही खत्म होगी, तो एजेंसी खत्म। क्यों, एग्जांपल देखो, जैसे कि एजेंट अपॉइंट करा गया कि हाउस को सेल करने के लिए, अब हाउस ही तबाह हो गया, हाउस में आग लग गई, तो एजेंसी तो खत्म हो गई ना, क्योंकि हाउस जिस काम के लिए उसको बुलाया गया था सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया। हाउस ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो किसको बेचेगा वो। तो ये चीज है, समझ आ गया वो पूरा का पूरा खेल क्या है।
बहुत बढ़िया। अब उसके बाद डिसोल्यूशन भी हो सकता है, कंपनी खत्म होगी, डिसोल्यूशन हो गया, मतलब बंद होगी कंपनी, तब तो खत्म ना, कंपनी बनती है लो के आइज में, तो लो की नजर में कंपनी खत्म होगी, तो डिसोल्यूशन हो गया। ये सात चीजें। बाकी उसके बाद बेके में एलियन एनिमी, अगर कोई एलियन एनिमी बन गई, मान लो कि दुश्मन कंट्री बन गई, आपने कोई दुश्मन कंट्री का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, एजेंट बना रखा था, तो मान लो पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान तो एलियन बन गई हमारी, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, बाहर हो गया ना। लास्ट टॉपिक कहता है इररोवेकेबल एजेंसी। कभी कभार इररोवेकेबल एजेंसी मतलब होता है कि जहां पर एजेंसी को हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे कि अगर एजेंसी कपल्ड है इंटरेस्ट के साथ, सेक्शन 202 में बता रखा है, मतलब कि अगर कोई एजेंट अपॉइंट हो रखा है, उसके प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट है, विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, सब्जेक्ट मैटर समझा था ना, मान लो जैसे हाउस को बेचने के लिए उसको एजेंट एजेंट को अपॉइंट करा, और उसका उसके अंदर इंटरेस्ट है, तब वो एजेंसी टर्मिनेट नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, ए ने अथॉरिटी दी बी को कि आप मेरा लैंड सेल कर दो, और अब मैं आपको पे करूंगा, एंड टू पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोसीड्स, ठीक है, जो भी आपको ए ने ए बेचेगा तो उसको मुझे आपको पैसा देना है, द डेट ड्यू टू हिम फ्रॉम ए, तो ए गिव द अथॉरिटी टू बी सेल लैंड एंड टू पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोसीड्स, द डेट ड्यू टू हिम फ्रॉम ए, ठीक है ना। तो ये चीज कह दिया कि भाई आपको मेरा लैंड बेचना है, तो जो भी पैसा मिलेगा वो मुझे देना है। ए कैन नॉट रिवोक दी अथॉरिटी, अब वो अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता, ना ही वो टर्मिनेट कर सकता है बाय इंस्टेनिटी, अनसाउंड माइंड और डेथ की वजह से भी। तो अगर कोई उसका उसमें इंटरेस्ट है, यानी कि अब उसको कह दिया गया कि भाई लैंड आपको मेरा बेचना है, पैसा आपको अपने पास, पैसा एंड टू पे हिमसेल्फ, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ध्यान समझो बात को। इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि जो भी ए लैंड सेल करेगा, तो उसमें जो कमाई होगी, मान लो 2 लाख रुपए, तो 2 लाख में से कहा गया कि भाई उसमें से आपको अपना भुगतान खुद को कर देना है, ठीक है। डेट जो आपको ए को देना है, किसको, बी को देना है जो पैसा, मान लो 10% देना है इसका, तो 10% आपको खुद पे आपको दे देना है। तो उसका अब इंटरेस्ट आ गया उसके अंदर, कि जो आपको प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट आ गया, कि प्रॉपर्टी अगर नहीं बेचेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा खुद को। तो इस वजह से अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट है उसके अंदर कि भाई प्रॉपर्टी बेच के ही उसको पैसा मिलेगा खुद, तो फिर वो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता। तो वही लिखा हुआ है, इट इज एसेंशियल दैट द इंटरेस्ट ऑफ द एजेंसी शुड बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, तो वो इंटरेस्ट होना चाहिए एट द टाइम, तो फिर एजेंसी रिवोक नहीं होती। देयरफॉर इफ द इंटरेस्ट वाज क्रिएटेड सब्सिक्वेंटली द एजेंसी कैन बी रिवोक, अगर वो एकदम से बना दिया इंटरेस्ट तो रिवोक हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन स्टार्टिंग से था तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो देयर इज नो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ऑन द टर्मिनेशन इवन विद, even when it is coupled with interest, but the agent should be compensated for loss, मतलब वो कहता है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर टर्मिनेट कर दिया तो उसके लिए फिर आपको एजेंट को कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर वेयर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज, अगर प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी, प्रिंसिपल रिवोक नहीं कर सकता ये अथॉरिटी एजेंट के लिए, एजेंट की, जो आपने प्रिंसिपल नहीं दी थी ना उसको एजेंट को अथॉरिटी, तो उसको रिवोक नहीं कर सकता। वेयर द एजेंट हैज इंकर्ड पर्सनल लायबिलिटी, अगर एजेंट हैज परचेज द गुड्स ऑन हिज पर्सनल लायबिलिटी, और वेयर ही हैड मे पेड फॉर द गुड, तो एजेंट कैन, एजेंसी कैन, मतलब मान लो कि एजेंट ने अपनी पर्सनल लायबिलिटी ले ली, मतलब अपने हिसाब से अपने खुद गुड्स उसने परचेज करे, और खुद उसने पेमेंट करी अपने पैसों से, मतलब प्रिंसिपल के लिए खुद गुड्स परचेज करे, खुद पेमेंट करी, तो फिर टर्मिनेट नहीं कर सकते आप कभी भी। समझ आ गई बात। तो ये चीज सेकंड पॉइंट था, ये पहला पॉइंट तो हमने समझा ये, where the agency was coupled with the second point क्या था, where the authority has been party exercise, जब अथॉरिटी एक्सरसाइज कर दी एजेंट ने, तो अथॉरिटी वापसी ले सकते हैं आप, ठीक है। द पर्सन प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू एजेंट आफ्टर द अथॉरिटी हैज पार्टली एक्सरसाइज, कुछ भी अगर अथॉरिटी एक्सरसाइज कर, उसके लिए अगर एजेंट ने हल्का सा भी काम कर दिया, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे खत्म नहीं कर सकते। पर्सनल लायबिलिटी अगर ले ली उसने एजेंट ने, तो खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने ये लिखा हुआ है, जैसे कि अभिनंदु एंड भीम, अभिमन्यु ने ऑथराइज करा भीम को कि आप मेरे लिए 100 बेल्स ऑफ कॉटन बाय कर सकते हो, बट टू पे अप फॉर इट, और अभिमन्यु की मनी से आपको पे कर देना है, टू पे टू पे फॉर इट आउट ऑफ अभिमन्यु मनी इन भीम हैंड, ठीक है। भीम ने बाय करा इन हिज ओन ने, अपने नाम से बाय करा, सो एज टू मेक
हिमसेल्फ पर्सनली लायबल फॉर द प्राइस। तो वो पर्सनली लायबल खुद हो गया ना, क्योंकि भीम ने अपने नाम से पे करा है, अपने नाम से बाय करा है, अभिमन्यु के नाम से नहीं। तो अभिमन्यु अब रिवोक नहीं कर सकता भीम के थ्रू रिगार्ड्स पेमेंट फॉर कॉटन, क्योंकि कॉटन पे करने के लिए अब वो अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता, क्योंकि अब भीम जिम्मेदार हो गया ना। क्योंकि अगर भीम ने पैसा नहीं दिया दुकान वाले को तो भीम फंसेगा। तो इसलिए अब अभिमन्यु को पैसा देना पड़ेगा भीम को, तभी वो पैसा देगा ना सामने वाले को। आई होप ये सब चीज अच्छे समझ में आई है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलती है अगली वीडियो में। थैंक यू।